हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री कैसे हैं आप। सो दिस इज वीडियो नंबर 7 ऑफ आइसोमरिज्म। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया था। दैट वाज ऑल अबाउट इरेथ्रो डेसिग्नेशन क्या होता है, थ्रो डेसिग्नेशन क्या होता है। आई होप आप लोगों ने वो सारे वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हमने डिस्कस करी थी कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल। एंड इवन हम लोगों ने डी एंड एल कॉन्फिगरेशन के बारे में डिस्कस किया था, लैक्टिक एसिड के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये सब देखते हुए आ रहे हैं ना। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अलीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अलीन्स में आइसोमरिज्म कैसे आता है, हम स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं। बाइफिनाइल्स में कैसे आता है, अल्काइडीन्स में कैसे आता है, स्पाइरिंग्स में और टर्शरी में ना। ये जो पांचों टॉपिक है ये सिर्फ आईआईटी जेईई या नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इवन जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी जैम की जो तैयारी कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो इवन बीएससी के भी आप अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी इनके ऊपर थ्योरी में पूछा जाता है ना। सबसे पहले बात करते हैं अलीन्स के बारे में ना। अलीन्स बेसिकली होता क्या है, अगर आपको समझ में आ जाएगा अलीन्स का। देखो आप लोगों ने टर्शरी कायरल कार्बन्स के बारे में पढ़ा होगा और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक कार्बन है, अगर वो टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिड है, तो और अगर उसमें चारों अलग अलग ग्रुप लगे होंगे तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। हम लोगों ने जब तक पढ़ा है वो कार्बन के बारे में यही पढ़ा है कि कार्बन होना चाहिए अगर वो कायरल है, sp3 हाइब्रिड है, और अगर उसमें एक तरफ मान लीजिए एक एलिमेंट ए लगा है, एक ग्रुप बी लगा है, एक ग्रुप सी लगा है, एक ग्रुप डी लगा है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। देखो कायरलिटी इज नॉट दी फाइनल क्राइटेरिया। कायरलिटी एक अल्टीमेट क्राइटेरिया नहीं होता है। अल्टीमेट क्राइटेरिया होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कायरल सेंटर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने जब लैक्टिक एसिड के बारे में हम पढ़ रहे थे, टर्टरिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था टर्टरिक एसिड में दो कायरल कार्बन है। एक ये वाला कायरल कार्बन है और एक ये वाला कायरल कार्बन है। इसके अलावा दो कार्बन होने के बावजूद वो मॉलिक्यूल का एक ऐसा फॉर्म होता है, एक ऐसा फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा था इरेथ्रो एंड थ्रियो, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये वो फॉर्म है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसमें इसको हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। तो कायरलिटी को कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ऑप्टिकल एक्टिव है तो कायरल ही होना चाहिए, ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है। कायरल कार्बन हो या नहीं हो, वो मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे अलीन्स में, और अलीन्स में भी हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे, क्या अलीन्स में कोई सिमेट्री आती है क्या। हम कायरल कार्बन्स को नहीं देखेंगे, हम मॉलिक्यूल की सिमेट्री को चेक करेंगे। अब देखिए अलीन्स जो है ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड है। बेसिकली हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, अल्कीन्स के बारे में पढ़ा। अल्कीन्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। अब इसमें जो ये वाला कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है, और ये वाला जो कार्बन होता था वो भी sp2 हाइब्रिड हो जाता था, और इसके 2 बॉन्ड यहाँ आएंगे, इसके 2 बॉन्ड यहाँ आएंगे। लेकिन जब अलीन्स की बात करते हैं ना, अलीन्स में हमारे पास 3 कार्बन होंगे और 2 डबल बॉन्ड होंगे जो कि एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियस। हम लोगों ने बेंजीन पढ़ा है जिसमें हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जैसे एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो अलीन्स में ऐसा नहीं होता। अलीन्स में आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली होते हैं। तो आप अगर इसको कार्बन नंबर 1 देते हो, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा। अब अलीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अलीन्स ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं। देखो पहली नजर में कोई भी इंसान जब इस मॉलिक्यूल को देखेगा तो वो क्या समझेगा पता है, उसको ऐसा लगेगा जैसे ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप एक ही प्लेन में तो है, एक ही प्लेन में तो है। क्योंकि हमने अल्कीन्स के बारे में क्या पढ़ा है, अल्कीन्स के बारे में हमने ये पढ़ा है कि अगर ये प्लेन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन है, सो यहाँ पर और यहाँ पर एक ही प्लेन में वो जो 2 एटम्स जो होंगे, जो भी यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, और इस कार्बन के भी जो 2 एटम्स होंगे, यहाँ पे मान लीजिए सी हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए डी हो जाएगा, ये चारों कार्बन, ये चारों ए बी सी डी, ये एक ही प्लेन में लगे होते हैं। नाउ सिंस वो एक प्लेन में लगे होते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं आएगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। जैसे सिमेट्री प्लेन, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। अब आप जब अलीन्स को देखते हो ना तो फर्स्ट नजर में देखने में यही समझ में आता है कि अलीन्स में भी तो वही केस है, यहाँ पर भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्योंकि ये वाला कार्बन भी तो sp2 हाइब्रिड है, ये वाला कार्बन भी तो sp2 हाइब्रिड है। अगर ये कार्बन और ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होगा। बट यहीं पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो जब आप अलीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो हमारे पास 3 कार्बन होते हैं। कॉर्नर वाले जो कार्बन होंगे वो sp2 हाइब्रिड होते हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं, और जो सेंटर वाला कार्बन होता है वो sp हाइब्रिड होता है। थोड़ा सा आपको मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग की थोड़ी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगी। अब देखो इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। नॉर्मल अल्कीन्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेरा एक कार्बन होगा, उसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन में होंगे। देखो जब भी कोई चीज एक सिंगल प्लेन में होती है तो वहां पे सिमेट्री आ जाती है, जिसको हम कहते हैं वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है।
अगर कोई चीज आउट ऑफ प्लेन निकल के आती है, प्लेन से बाहर हो जाती है, एक सिंगल प्लेन से बाहर, तो वहां सिमेट्री थोड़ी सी खत्म हो जाती है। अब ये मेरा एक कार्बन है, ये मेरा दूसरा कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है और ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है। जब ये दोनों कार्बन आमने सामने आएंगे तो ये ऑर्बिटल्स का तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और जो अनहाइब्रिड परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं ये आपके बना लेंगी पाई बॉन्ड, और यहाँ पे कोई और ग्रुप आके लग जाएगा, जैसे मान लो A लग जाएगा, यहाँ B लग जाएगा, यहाँ पे C लग जाएगा। पर ये सारे ग्रुप जो होंगे A B C D ये प्लेन में होंगे, क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल प्लेन, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी है, जो sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री दिखाता है, यानी जितने भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेन में होंगे। तो आपका जो अल्कीन मिलता है, आपको जो अल्कीन मिलता है उसमें प्लेन आता है, और ये जो पाई बॉन्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता जब आप बात करते हो अलीन्स। देखो अलीन्स में जो आपका सेंट्रल कार्बन है वो sp हाइब्रिड है। sp हाइब्रिड का मतलब उसके पास ये वाली जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दो ही ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिड है, जो रेड कलर की ऑर्बिटल है और जो ब्लू कलर की ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये आउट ऑफ प्लेन ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है तो ये प्लेन में इस तरीके से परपेंडिकुलर है। ये चारों ऑर्बिटल, ये रेड, ब्लू और ब्लैक, यानी ये 1 2 3 तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ये तो मेरा सेंट्रल एटम हो गया, जो कार्बन का हमारा अलीन में जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है। उसके बाद बात करते हैं ये वाले कार्बन की। इस कार्बन पे अगर आप देखो तो ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब होगा क्या, जब ये कार्बन इस कार्बन के सामने आएगा, यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि रेड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है और पैरेलल भी है, इसके ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ परपेंडिकुलर, और ओवरलैप हो जाएगा, ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम नॉन एक्चुअल ऑर्बिटल ओवरलैप कहते हैं। तो ये बॉन्ड बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी? प्रॉब्लम स्टार्ट होगी अगर सामने वाला कार्बन, देखो अगर सामने वाला कार्बन भी इसके जैसा हो जाता, अगर मान लीजिए सामने वाला कार्बन भी ऐसा हो जाता इस तरीके से, और इसके भी एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल यहाँ और एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल यहाँ होती, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ होती, तो सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा। सिग्मा बॉन्ड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका ब्लू कलर का ऑर्बिटल ऐसे लेटा हुआ है और इसका परपेंडिकुलर ऑर्बिटल यहाँ है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ओवरलैप कैसे करेगा? ओवरलैप करने के लिए परपेंडिकुलर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, तभी तो वो ओवरलैप कर पाएंगी। आई होप आप लॉजिक समझ पा रहे हो। तो ये वाला जो मेरा कार्बन होगा ना, ये जो कार्बन होगा, सेकंड कार्बन जो मेरा यहाँ पे आएगा, या कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, थर्ड कार्बन, इसका प्लेन अलग होता है। ये अगर इस वाले प्लेन में है, ऐसे हैं, इसको अगर मैं एक डायग्राम में बनाऊं आपको, तो मैं ऐसे बना सकता हूं कि अगर ये इस तरीके से है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर यहाँ है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, इस कार्बन का ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखो ओवरलैप बड़ा आसान था, ओवरलैप आसान हो गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, मेन समझना जरा इस चीज को। और मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ग्रेजुएशन के बच्चे भी मेरे पास आते हैं और वो मुझसे आके कहते हैं सर अलीन समझा दो यार, अलीन समझ में नहीं आ रहा, कैसे उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है और कैसे वो एक तरीके से टेट्राहेड्रल कार्बन की तरह बिहेव करता है। अब इसको समझ लेना यहाँ पे। अब इस कार्बन का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे है साहब जी, ऐसे है। ये कार्बन अगर इसी कार्बन की तरह बिहेव करेगा, अगर इसका परपेंडिकुलर ऑर्बिटल अगर ऐसे आ जाएगा तो ओवरलैप किसके साथ करेगा? ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो आपका थर्ड कार्बन होता है, जो यहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो आपका थर्ड कार्बन था जो यहाँ प्रेजेंट होगा, ये अपना सिग्मा ऑर्बिटल यहाँ रखेगा, लेकिन अपने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरीके से अलाइन करता है। तो अपने बाकी के बचे हुए दो ऑर्बिटल्स कहाँ जाएंगे? देखो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है ना, फ्लावर है, तो फ्लावर है तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल नीचे। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम समझ में आया, मैं इस चीज को समझा पाया। यहाँ पे आपका ये प्लेन होगा, ये प्लेन होगा आपका, इस प्लेन में ये ऑर्बिटल ऊपर होगा, ये ऑर्बिटल नीचे होगा, ये ऑर्बिटल यहाँ होगा। ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पेपर के अंदर बाहर, इधर, यहाँ और यहाँ, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अब इससे प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है। देखिए आपका जो ये वाला कार्बन है, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ है। और ये वाले कार्बन का अगर आप देखो ध्यान से, आपका ये प्लेन में था और ये प्लेन ऐसा नहीं लग रहा है। अगर मैं इस पूरे डायग्राम को सब कुछ हटा देता हूं और अगर मैं इसको पूरा लंबा बना देता हूं, देखो यहाँ पे मैं अगर बना देता हूं, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन था, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है,
ये परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, पर इस कार्बन का जो अल्काइल ग्रुप लगेगा वो प्लेन से ऊपर जाएगा और ये प्लेन से नीचे आएगा। आई होप आपको मैं ये समझा पाया, आप समझ पाए। प्लीज थोड़ा पेन और पेपर लेके आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब ये 3D मॉडल होते तो चीज़ों को समझाना ज़्यादा आसान हो जाता था। पेपर पे मैंने यहाँ फिर भी पीपीटी पे कोशिश किया है कि डायग्राम को एक 3D लुक मैं दे सकूँ, एक 3D व्यू दे सकूँ, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। अगर नहीं आ रही हैं तो कोशिश करो एक बार खुद से समझने की कि ट्राइगोनल प्लेनर जो ज्योमेट्री है हमने उसको ट्विस्ट कर दिया है, हमने इसका प्लेन बदल दिया है। अब ये ऑर्बिटल ऐसे आ गई है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे थी, इस तरीके से थी। तो प्लेन बदलने की वजह से क्या हो जाता है, आपके जो लास्ट के कार्बन एटम्स हैं, अगर इसका यहां पर है, इस प्लेन में है दो ग्रुप ए और बी, तो इसका एक ऊपर की तरफ होगा सी और एक नीचे की तरफ होगा डी। अरे ये तो वैसे ही होगा जैसे टेट्राहेड्रल कार्बन होता है। टेट्राहेड्रल कार्बन में भी तो आपने ऐसे ही पढ़ा था, अगर ये कार्बन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन से नीचे होता था। एम आई राइट? आई होप आपको ये समझ में आया, ये याद आया होगा टेट्राहेड्रल कार्बन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सेम अब चीज यही हो रही है। क्यों हो गई है ये? बिकॉज थर्ड कार्बन को अपना ओरिएंटेशन बदलना पड़ा पाई बॉन्ड के साथ आपका ओवरलैप करने के लिए। ये पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ये वाला कार्बन भी इस कार्बन की तरह ही प्रेजेंट होता, अपना परपेंडिकुलर ऑर्बिटल अगर ऐसे रखता तो, अगर ऐसे प्रेजेंट होता तो। यही रीजन होता है कि जब आप अलीन्स को देखते हो, आप बीच में क्या हो रहा है उसको गोली मारो, आप इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो, इसको भी गोली मारो। आप सिर्फ लास्ट के यहां पर जो ग्रुप बनेगा, यहाँ ए जो लगेगा और यहाँ पर जो बी लगेगा उसको देखो, और यहाँ ऊपर की तरफ जो सी लगेगा और नीचे की तरफ जो डी लगेगा आप उसको देखो। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है ए बी सी डी, ए और बी एक प्लेन में होंगे पर सी प्लेन से ऊपर होगा, डी प्लेन से नीचे होगा। तो जब भी कोई चीज, मैंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया था, जब आउट ऑफ प्लेन चीजें हो जाती हैं, प्लेन जब तक वो प्लेन में है तो हम वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। देखो भैया यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनार है, यहाँ देखो ये बॉन्ड बन गया, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, 1 2 3 4 चारों तो प्लेन में है। प्लेन से ऊपर नीचे कौन है? प्लेन से ऊपर नीचे सिर्फ पाई बॉन्ड है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके जो टर्मिनल कार्बन्स हैं उस पे लगा हुआ जो यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप लगेगा या जो भी चीज यहाँ पे ग्रुप आके लगेगा वो 90 परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, परपेंडिकुलर आपको दिखेगा। कैसे? यहाँ डायग्राम को चेक कीजिए, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। इस कार्बन के साथ अगर R1 इस कॉर्नर पे है और R2 अगर इस कॉर्नर पे है, मैं यहाँ से अगर एक प्लेन बना देता हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से एक प्लेन बना देता हूँ इस तरीके से, ऐसे, कैन यू सी दिस? ये थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ ये देखो, ये एक प्लेन में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक प्लेन में, ये एक लाइन में है ऐसे। पर अगर आप दूसरा R1 और R2 देखोगे इसके, तो वो अपोजिट होगा, आपको ये अपोजिट दिखाई देगा, ऐसे लगेगा क्रॉस में खड़े हुए। ये देखो ऐसे क्रॉस में लगे हुए हैं, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, क्रॉस में लगे हुए। अब इससे फायदा क्या होता है, हमको एक सॉर्ट ऑफ टेट्राहेड्रल, मैं अपने आप को यहाँ से चेंज करता हूँ, अब देखिए एक सॉर्ट ऑफ टेट्राहेड्रल, जैसे हमारा sp3 हाइब्रिड में होता है ना, कार्बन यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड वहां बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। देखो अगर ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन है ऐसे, तो एक प्लेन से बाहर निकला है और एक यहाँ प्लेन से बाहर निकला, तो यहाँ कौन सी ज्योमेट्री बन रही है? सॉर्ट ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। मैं कह रहा हूँ सॉर्ट ऑफ, इट्स नॉट कंप्लीटली अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जो कार्बन एटम था, हमारा जो टेट्राहेड्रल कार्बन एटम होता है उसकी तरह है। अब यही एकमात्र रीजन होता है कि यहाँ पर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने मिलती है। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा है कि अलीन्स में जो आपके कार्बन होते हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला जो कार्बन आपका प्रेजेंट होता है, इसके साथ जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो एक प्लेन में नहीं होते। अगर दो ग्रुप एक प्लेन में खड़े हुए हैं तो एक प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन से नीचे है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ देखो ये एक प्लेन बना हुआ है, ये प्लेन से ऊपर है, ये प्लेन से नीचे, सॉर्ट ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अब इसका एक एग्जांपल समझने की, आई होप आपको अलीन्स समझ में आया, अलीन्स का स्ट्रक्चर समझ में आया, उसका मॉलिक्यूलर डायग्राम समझ में आया। अच्छा, अलीन्स में एक और खासियत है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बना है, एक पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, क्या वो दोनों पाई बॉन्ड एक प्लेन में है? नहीं, अल्कीन्स की तरह है। अगर आपने अल्कीन्स का डायग्राम पढ़ा होगा, अल्काइंस का डायग्राम, तो अल्काइंस में भी हम यही पढ़ते थे। अल्काइंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अल्काइंस, मैं थोड़ा कोरिलेट करना चाह रहा हूं ताकि ना जो बच्चा पहली बार इस चीज को पढ़ रहा होगा उसको ये चीज समझ में आए कि क्या चल रहा है।
ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक में लिखी हुई चीजों को रिपीट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ उस चीज का विजुअलाइजेशन आपकी आंखों में हो, आपके सामने वो चीज दिखाई देगी क्या चल रहा है। कल को अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाए, कल को आप इंटरव्यू में जाके बैठते हो, किसी से मिलते हो, बातें करते हो, डिस्कशन करते हो, वो चीजें सामने नजर के सामने पिक्चराइजेशन होनी चाहिए। बुक्स में ये डायग्राम आपको जल्दी देखने नहीं मिलेंगे, किसी बुक में आपको जल्दी ये डायग्राम्स देखने नहीं मिलेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ज्यादातर लोग ये वाला डायग्राम बना के छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये वाले डायग्राम्स होते हैं। ये जो ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये जो डायग्राम, ये भी आपको डायग्राम जल्दी किसी बुक में देखने नहीं मिलेगा। बहुत रेयरली कोई ऑथर्स होते हैं जो इन डायग्राम्स को यूज करते हैं, तो थोड़ा समझ लेना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये अल्काइंस की तरह दिखता है। याद करो अल्काइंस में हमने क्या पढ़ा था। अल्काइंस में हम लोगों ने पढ़ा था इस तरीके से कि ये कार्बन sp हाइब्रिड होगा, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसके बाद जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती थी वो दो होती थी, एक इस तरीके से परपेंडिकुलर, एक इस तरीके से परपेंडिकुलर, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनता था बताइए। दूसरा पाई बॉन्ड हमारा ऐसे बनता था, इफ यू रिमेंबर दिस। अगर आपने थोड़ा सा 11-12 का बेसिक्स पढ़ा होगा, ऐसे बनता था। तो आपको नहीं लग रहा सेम सिचुएशन यहाँ होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ जो ये ब्लू और रेड कलर का पाई बॉन्ड बन रहा था वो दोनों कार्बन के बीच में बन रहा था, पर यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है और दूसरा पाई बॉन्ड इन कार्बन के बीच में है। एक पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है और दूसरा पाई बॉन्ड इस तरीके से बन रहा है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ अब बहुत सारे ऑथर्स क्या करते हैं ना, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज करने के लिए वो ये नहीं समझाएंगे आपको, या बुक्स में ऐसे नहीं लिखा होता है कि टर्मिनल कार्बन्स आर बिहेविंग लाइक टेट्राहेड्रल कार्बन। वो आपको ऐसे लिख देंगे द पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बच्चा वहीं कंफ्यूजन में आ जाता है कि कैसे परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के साथ। आई होप ये समझ में आया। अब इसको समझ लेते हैं कि अलीन्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी आती कैसे। देखो बेसिक फंडा क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, जो मिरर इमेज होनी चाहिए। कायरलिटी तो गोली मारो, कायरलिटी तो भूल जाओ, यहाँ पे तो कहीं पर भी कायरल कार्बन नहीं है। आपको दिख रहा है ये कायरल है क्या, ये कायरल है क्या, ये कायरल है क्या, नहीं। कायरलिटी ना सिर्फ टेट्राहेड्रल कार्बन तक ही लिमिटेड है। कायरलिटी को भूल जाओ। 99% बच्चों को यही समझ में आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कायरलिटी को गोली मारो। यहाँ तो एक भी कार्बन नहीं है जो कायरल होगा, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री बन रहा है वो ओवरऑल ऐसे लग रहा है जैसे टेट्राहेड्रल कंपाउंड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखो, मान लीजिए मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ CH3 लगा। अब सबसे पहले बच्चा उठ के क्या बोलेगा, अरे सर आप टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हो और दोनों ग्रुप सेम है। हमने तो टेट्राहेड्रल में पढ़ा था 4 ग्रुप अलग अलग होने चाहिए थे। वो 4 ग्रुप अलग अलग होने चाहिए थे, वो एक कार्बन की बात चल रही थी। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कार्बन एटम्स, ठीक है, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो कैसे समझाता हूँ। मान लीजिए ये कार्बन है, ये मैंने इसका थोड़ा मॉलिक्यूलर डायग्राम बना दिया, नीचे मैंने इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ये CH3 और हाइड्रोजन है, ये एक प्लेन में होगा, प्लेन ऑफ द पेपर होगा। पेपर का जो प्लेन है, जो मैंने ये ब्लैक कलर से बनाया हुआ, ये वाला हाइड्रोजन पेपर के ऊपर होगा और ये वाला CH3 पेपर के नीचे होगा, पेपर से नीचे निकल रहा है। इसका मिरर इमेज लो जरा। जब आप इसका मिरर इमेज लेते हो तो सामने हाइड्रोजन आएगा जो ऊपर निकलेगा, CH3 आएगा जो नीचे आएगा, रेड डबल बॉन्ड यहाँ था, रेड डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ब्लू डबल बॉन्ड यहाँ था, ब्लू डबल बॉन्ड यहाँ पे है, CH3 यहाँ था, CH3 यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे था, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब देखने वाले बंदे को क्या लगेगा, अरे कहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी है। मेरी चैलेंज है आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ओवरलैप करके दिखा दो, नहीं कर पाओगे। These two molecules are different molecules, even though they are having almost सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स। यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी। अच्छा अगर प्रॉब्लम कब हो जाती, अगर यहाँ पर भी H आ जाता तो प्रॉब्लम होती। आपके इस कार्बन पे और इस कार्बन पे अगर यहाँ A मॉलिक्यूल है, यहाँ B है, तो यहाँ पर भी A और B होना चाहिए। यहाँ पर A और A हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, अब समझता हूँ। अब मान लो इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। कैसे ओवरलैप करोगे आप, एक काम करते हैं, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ऐसे पकड़ के घुमा देते हैं। मतलब हमको यहाँ CH3 चाहिए ना, तो यहाँ H है हमारा, CH3 यहाँ पर है, H यहाँ पर है, मॉलिक्यूल को उल्टा कर देंगे। तो जब इसको घुमा दोगे ऐसे, तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा। ये इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छे से डायग्रामेटिक कर लेते हैं। ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन जो था वो यहाँ चला जाएगा और प्लेन में आएगा। 180 डिग्री का रोटेशन करते हैं। चलो कर दो रोटेशन, रोटेशन कर भी दिया आपने। ये वाला CH3 यहाँ आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया। लेकिन मुझे बताओ, जब आपने इसको उल्टा घुमाया तो जो CH3 नीचे था यहाँ पे अब तक, जब आप उसको 180 डिग्री टर्न करोगे तो आपको नहीं लगता वो CH3 अब ऊपर चला जाएगा? एग्जैक्टली माय पॉइंट। पर यहाँ पे तो CH3 नीचे था, तो आपने इन दोनों को तो मैच कर दिया, इन दोनों को तो मैच कर दिया। व्हाट अबाउट दिस पीपल? यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऊपर था, आप यहाँ देखो वो हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे आ गया है, आप मैच नहीं कर पाए। सो आई होप मैं काफी डिटेल में इन चीजों को समझा पाया कि किस तरीके से अलीन्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है और अलीन्स को रिजॉल्व किया गया है। ये दो अलग कंपाउंड्स हैं, इवन दो वो एक जैसे दिख रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन ये आता है, अलीन्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी आती क्यों है? सिंपल रीजन बता देना। द रीजन इज दिस,
ये दो एलिमेंट्स प्लेन में होते हैं और इस कार्बन के दो ऊपर नीचे। बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन कर सकते हैं वाइवा वगैरह में, कैसे ये भी तो sp2 हाइब्रिड है, ये भी तो sp2 हाइब्रिड है, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। पर उनको समझाना इस sp2 हाइब्रिड कार्बन का प्लेन और इस sp2 हाइब्रिड का प्लेन अलग अलग है। और रीजन क्या है, बीच में जो कार्बन है ना उसमें दो हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो इस वाले कार्बन को यहाँ पर मैच करना था और इसको यहाँ पर मैच करना था, इसलिए। आई होप क्लियर है, यहाँ समझ में आया। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ ए यहाँ बी यहाँ ए यहाँ बी है तो ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल देखी है। अगर यहाँ ए यहाँ बी होगा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, फिर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ गया ना, ये देखो ये हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। चलो करके देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन होता और अगर यहाँ हाइड्रोजन होता और यहाँ हाइड्रोजन होता, यहाँ CH3 होता और यहाँ CH3 होता। अब बताओ मिरर इमेज लोगे तो यहाँ क्या आएगा, CH3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, नीचे भी CH3 आएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। कहानी खत्म, फ्लिप कर दो, सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब फ्लिप करने पे सेम मिलेगा, पर जब अगर अलग अलग होंगे तो फ्लिप करने पे सेम नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कोशिश की है, काफ़ी कंटेंट जितना मेरे पास, मैं जितना डिटेल में समझा सकता था उतना समझाने की, इतने डायग्राम्स बना के मैंने, ये सब हैंडमेड डायग्राम्स हैं। उम्मीद मैं गूगल से, ये देखो ये सब आपको गूगल से मिलेगा, ये सब आपको गूगल से मिलेगा। मैंने ये जो हैंडमेड डायग्राम्स बनाए हैं, उम्मीद करता हूँ ये हैंडमेड डायग्राम्स आपको अलीन्स के अंदर का स्टीरियोकेमिस्ट्री या अलीन्स में कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है ये समझ में आया होगा। क्लियर है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें हम बात करते हैं बाइफिनाइल्स के बारे में। ना बेसिकली बाइफिनाइल्स क्या होता है, दो बेंजीन रिंग जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है, मैं वर्ड फ्यूज यूज नहीं करूंगा। जब हम वर्ड फ्यूजन यूज करते हैं तो हम फिनॉल्स की तरह नेप्थलीन वगैरह जो हमने पढ़ा है ना, जो हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो ये फ्यूजन है, ये फ्यूजन है, इस तरीके से ये फ्यूजन है। मैं फ्यूजन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अलग फिनाइल रिंग है, एक अलग फिनाइल रिंग है और दोनों एक दूसरे के साथ एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो चुके हैं, इसको हम बाइफिनाइल रिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बाइफिनाइल। ये वाला कार्बन अगर कार्बन नंबर 1 है, 1 प्राइम है, तो ये 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम होगा। अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो ये 2 3 4 5 6 होगा, अलग अलग। अब चाहो तो कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 प्राइम डाला है, वहां से भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ। अब बाइफिनाइल्स की प्रॉब्लम क्या होती है पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और बाकी सब जगह भी हाइड्रोजन होगा। ये जो बाइफिनाइल्स की रिंग है ना, दो प्लेन में होती है, पर ये प्लेन में नहीं होती है, कंटिन्यूअसली घूम रही होती है। आपका जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है ना बेटा, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो रोटेट किया जा सकता है। अब कैसे रोटेट किया जा सकता है आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बनता है, पाई बॉन्ड को रोटेट नहीं किया जा सकता क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है, पर जो ऐसे बॉन्ड बनेगा उसको आप घुमा सकते हो, ट्विस्ट टर्न कर सकते हो। पर जो बॉन्ड ऐसे बनेगा अगर आप उसको घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना बाइफिनाइल्स में, ये जो बॉन्ड है ना ये रोटेट होता रहता है। तो आपकी बाइफिनाइल्स की जो रिंग होती है ना वो कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है, कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है। अब ये रोटेशन इसलिए पॉसिबल था क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन लगा था, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा था, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा था और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा था। जस्ट इमेजिन कीजिए इस हाइड्रोजन की जगह अगर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH आ जाता, और इमेजिन कीजिए इसकी जगह अगर C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड OH आ जाता, दो बल्कि ग्रुप अगर यहाँ लग जाते, आपको नहीं लगता ये रिपल्शन क्रिएट करेगी। अब दो बेंजीन रिंग जो ऐसे कनेक्टेड थी, इस तरीके से ऐसे दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड थी और वो गोल गोल मस्त घूम रही थी और प्लेन। यहाँ पे पहली बात मुझे बताओ, बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नहीं होगा बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है। इसका और इसका देखोगे तो एक जैसा दिखता है, फोल्ड करके चिपका सकते हो, ऐसे फोल्ड करके चिपका दोगे तो हूबहू मैच होगा। लेकिन अगर इस बाइफिनाइल में 2 प्राइम पे, 6 प्राइम पे, 2 पे और 6 पे, ये 4 पोजीशन याद रखना। कुछ कुछ बुक्स में इसको ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं, बिकॉज इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन। तो अगर ऑर्थो पोजीशंस पे कोई बल्कि ग्रुप लग जाता है तो बल्कि ग्रुप लगने से प्रॉब्लम क्या होगी, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ जो इंसान खड़ा होगा वो बोलेगा मैं जगह लूंगा, यहाँ जो इंसान लगा होगा बोलेगा मैं जगह लूंगा, सेम यहाँ पे बोलेगा मैं जगह लूंगा, यहाँ बोलेगा मैं जगह लूंगा। तो अगर इस तरीके से है, अगर ये वाला ऐसे समझा, यहाँ अगर कोई लगा है और यहाँ अगर कोई लगा है, ऐसे समझो इसको इस तरीके से। आई होप समझ पा रहे हो कैसे करूँ, ये बेटर होगा, ये बेटर। अगर ये दो लोग और ये दो लोग छोटे छोटे होंगे तो रोटेशन आसान है,
और अगर ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है तो रिपल्शन क्रिएट होगा, ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है तो रिपल्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से मेरा मॉलिक्यूल जो होगा वो एक प्लेन में नहीं रहेगा। ये अब तक एक प्लेन में था, जैसे मैंने नीचे यहाँ ड्रॉ किया, देखो ये एक बेंजीन रिंग, ये दूसरा बेंजीन रिंग, मस्त आराम से एक प्लेन में है और कंटिन्यूसली वहां शायद वो रोटेट भी हो रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे बल्की ग्रुप लग जाएगा, तब एक बेंजीन रिंग को आउट ऑफ द प्लेन जाना पड़ता है। क्यों आउट ऑफ द प्लेन जाना पड़ता है? यहाँ देखो, अगर A और B यहाँ लगा हुआ है और C और D लगा हुआ है, 3 ग्रुप एटलीस्ट बल्कि होने चाहिए, चारों बल्कि होंगे जरूरी नहीं है, और 3 ग्रुप इस तरीके से होने, ऐसा नहीं होगी यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा है और यहाँ एक बल्कि ग्रुप लगा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का C डबल बॉन्ड OH अपना पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH अपना, तो रिपल्शन का तो सवाल ही नहीं उठता ना, फिर तो आराम से मॉलिक्यूल ऐसे एकदम मस्त प्लेन में खड़ा रहेगा। आमने सामने होना चाहिए, यहाँ और यहाँ, या तो यहाँ और यहाँ आमने सामने एटलीस्ट होना चाहिए बल्की ग्रुप, तो बल्की ग्रुप रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो ये देखो, ये वाली जो बेंजीन रिंग है, ये वाली बेंजीन रिंग अब आउट ऑफ द प्लेन चली गई है, ये अब ऐसे खड़ी है, ये ऐसे खड़ी थी। समझ में आया? अब देखो बुक्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बुक्स में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बुक्स में इस वाली बेंजीन रिंग को हम अपना प्लेन मान के चलते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो बेंजीन रिंग है, इसको ना बुक्स में आप देखोगे बहुत जगह पे ऐसे बोल्ड कर देते हैं, ऐसे बोल्ड कर देते हैं। जब ऐसे बोल्ड कर देंगे तो समझ लेना एक बेंजीन रिंग यहाँ पे है और दूसरी बेंजीन रिंग फिर उसके परपेंडिकुलर खड़ी होगी इस तरीके से। अगर बोल्ड नहीं किया है, किसी एक बेंजीन रिंग को इस तरीके से बोल्ड कर देंगे बुक्स में, अगर आप देखोगे तो भी, आई होप मैंने कहीं डाला हो, ये देखो यहाँ कैन यू सी दिस, बोल्ड कर दिया, और दूसरी बेंजीन रिंग को नॉर्मल रखा हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये बेंजीन रिंग ऐसे है तो ये अगर इस प्लेन में है, ये अगर इस प्लेन में है, तो ये वाली बेंजीन रिंग इस प्लेन में खड़ी होगी बाहर की तरफ, और ये इस प्लेन में ऐसे होगी, यानी दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ पे है, ये देखो बोल्ड किया है ना बाहर की तरफ, और ये सिंपल नॉर्मल रखा हुआ है। तो ये क्यों नोटेशंस यूज करते हैं? ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपका एक रिंग और दूसरा रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ है? भाई साहब ऑप्टिकल एक्टिविटी आई, आप अगर देखो A और B को और C और D को, फिर से ऐसे नहीं लग रहा परपेंडिकुलर हो गए हैं। परपेंडिकुलर, अगर ये दो एक प्लेन में बैठे हुए हैं तो दूसरे उसके परपेंडिकुलर जाके लग चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। आई होप समझ में आया। तो देखो मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें, मैंने बहुत सारे ऐसे स्नैपशॉट्स लेके रखता हूँ, वो एक्सप्लेनेशन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता, वो आप लोगों के रीड करने के लिए होता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए पीपीटी में, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं बहुत सारी चीजें कर देता हूँ ऑलमोस्ट। जैसे मैं आप देखोगे बहुत पीछे भी मेरे कभी मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है, बट अगर कल को जब मैं आपको नोट शेयर करूंगा तो आप इसको बाद में यहाँ से देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, बाइफिनाइल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है कि बाइफिनाइल्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे आती है, ABCD, ठीक है। आप देखो यहाँ नाइट्रो बल्की ग्रुप है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल ये आता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के हर केस में दिखाएगा? ABCD कोई भी होगा तो चलेगा? नहीं, एक स्पेशल केस है। अगर यहाँ लगा हुआ ग्रुप और यहाँ लगा हुआ ग्रुप, यहाँ लगा हुआ ग्रुप और यहाँ लगा हुआ ग्रुप अगर सेम है, देखो A B और B है, तो भाई साहब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे पहली बात है कि आउट ऑफ द प्लेन वाली चीज हमको चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो आउट ऑफ द प्लेन वाली चीज सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ देखो इस केस में A भी लगा है और B लगा हुआ है, यहाँ सिमेट्री। अब बोलोगे देखो यहाँ से एक लाइन क्रॉस करो, B के सामने B है, लेकिन B के सामने तो यहाँ A लगा हुआ है ना, तो यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी। यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए ये सारे मॉलिक्यूल, दो एग्जांपल दिए हैं, देखो A के सामने B है, B के सामने B लगा हुआ है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो बाइफिनाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जब हम क्वेश्चंस वाले पार्ट पे जाएंगे। इसके पहले मैं पूरा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल, जब क्वेश्चंस वाले पार्ट पे जाएंगे तो ये सारी चीजों को हम अप्लाई करना सीखेंगे। अच्छा, आपको ये डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे SO3H ग्रुप है, यहाँ पे SO3H ग्रुप है। क्या ये डायग्राम सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो SO3H, क्या ये सही, क्या ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में रह सकता है? हाँ, क्योंकि ये अपोजिट में है। अगर ये वाला SO3 ग्रुप भी यहाँ लगा होता तब यहाँ पे आपके रिंग्स परपेंडिकुलर चले जाते, यहाँ पे आपके रिंग्स परपेंडिकुलर नहीं जाएंगे। आई होप आई एम वेरी क्वाइट क्लियर विद दिस, समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ और चीजों को यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को, जहाँ पे बॉन्ड के रोटेशन की वजह से आइसोमेरिज्म आ रहा है,
पहले रिंग्स ऐसे थे, अब बल्कि ग्रुप आ गए हैं, बल्कि ग्रुप आ गए तो परपेंडिकुलर एक रिंग हो गई। इस आइसोमेरिज्म को हम एक बहुत स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म या एट्रोप आइसोमर्स। अब बहुत बार एट्रोपिज्म कह देते हैं, एट्रोपिज्म कह देते हैं इसको, एट्रोप आइसोमेरिज्म। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, प्लीज इनको अच्छे से देख लेना। कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये देखो COH के सामने COH, NH2 के सामने NH2 ग्रुप, SO3 के सामने SO3 ग्रुप। क्या ये मॉलिक्यूल या दो बेंजीन रिंग एक प्लेन में रह सकती हैं? नहीं, सामने सामने है ना। अगर ये SO3 ग्रुप यहाँ आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि फिर वो अपोजिट हो जाता, फिर वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता, फिर वो 180 डिग्री पे होता। पर वो आमने सामने आ गए तो आपके ये दो बेंजीन रिंग एक प्लेन में नहीं रह सकते, तब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर। बाकी का कंटेंट मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको रीड कर लो आराम से बैठ के, आपको समझ में आ जाएगा। तो बाइफिनाल्स क्लियर है, बाइफिनाल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अल्कालिडीन्स के बारे में और स्पाइरेंस के बारे में। देखो, अल्कालिडीन्स और स्पाइरेंस कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अल्काइलिडीन्स और स्पाइरेंस आर नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एलीन्स। एक तरीके से दे आर डेरिवेटिव ऑफ एलीन्स। अब डेरिवेटिव वर्ड बहुत गलत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट ऐसे समझ सकते हो उनके ही बिरादरी से आते हैं। हमने एलीन्स में क्या पढ़ा था? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब मान लीजिए अगर ये वाला डबल बॉन्ड की जगह इस कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में अगर ये डबल बॉन्ड की जगह ये एक साइक्लिक रिंग बन जाए, एक साइक्लिक, एक तरीके से ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन रिंग नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। देखो ये सिंगल कार्बन है, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो ये मॉडिफिकेशन हो गया इसका। तो एलीन्स का मॉडिफिकेशन है अल्कालिडीन्स, ठीक है। इस मॉडिफिकेशन में क्या होता है, आपका एक डबल बॉन्ड की जगह साइक्लोहेक्सेन का रिंग आ जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला ए और ये वाला बी अभी भी सेम ज्योमेट्री में ही प्रेजेंट होगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, ये वाली ज्योमेट्री। पर बीच में क्या हो रहा है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा टर्मिनल कार्बन जो है, टर्मिनल कार्बन के बाद में जो मेरे को ज्योमेट्री मिल रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर 2V मिल रहे हैं मुझे, उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। तो अल्कालिडीन्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो यहाँ मॉलिक्यूल्स दिए हुए, ये कार्बन है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते बेसिकली ये क्या है। मतलब एक तरीके से एलीन्स ही है, बस ये डबल बॉन्ड होना चाहिए था, उसकी जगह पे हमने साइक्लोहेक्सेन डाल के रख दिया जिससे ये मॉडिफाई हो। क्लियर है। अब स्पाइरेंस क्या होता है? सेम, डबल बॉन्ड की जगह पे ये जो दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आप एक कार्बन ले आओ, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन यहाँ। मतलब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं स्पाइरेंस में, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड को हटा दे रहे हैं। डबल बॉन्ड की जगह यहाँ एक कार्बन ला के रख देते हैं, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन ला के रख देते हैं, यहाँ एक कार्बन। पर क्या उससे कोई चीज बदलेगी? नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा अभी भी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे। ये जो लास्ट टर्मिनल कार्बन वाला मैं जो स्टफ कह रहा हूँ, इसलिए स्पाइरेंस में भी क्या आएगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगा। बाकी की चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, प्लीज आप इनको रीड कर लेना एक बार अच्छे से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको हाईलाइट कर देना, उनको नोट डाउन करके रख लेना। तो स्पाइरेंस भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अल्कालिडीन्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। रीजन सिंपल सा है, जैसे कि एलीन्स में जैसा लॉजिक हमने लगाया वही लॉजिक हमारा यहाँ पर भी लगता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो का, एंड दैट इज योर टर्शियरी अमाइंस या अमाइंस के बारे में। देखो बेसिकली अमाइंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अम्ब्रेला शेप होता है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा, ये नाइट्रोजन है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, इसको हम अम्ब्रेला शेप कहते हैं। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह लो या पिरामिडल शेप कह लो, जो भी आपको इसको कहना चाहोगे, ये अमाइंस का शेप, नाइट्रोजन का शेप होता है। अब नाइट्रोजन के साथ अगर R1, R2 और R1, R2, R3 लगा होगा, यानी 3 अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो हम उसको कहते हैं वो टर्शियरी अमाइन। 3 अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, वो टर्शियरी अमाइन है। प्रॉब्लम क्या है पता है? नाइट्रोजन एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिखाता है। क्वांटम केमिस्ट्री में उसको टनलिंग इफेक्ट कहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको इन्वर्जन कहते हैं। क्या होता है वो बेसिकली? देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है। इस प्लेन में अभी तक लोन पेयर इस साइड में था, ये R3 यहाँ बाहर की तरफ आ रहा था, अपनी तरफ आ रहा था, स्क्रीन के बाहर आ रहा था। ये प्लेन में था, स्क्रीन के प्लेन में था, और ये पीछे की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ना एक इन्वर्जन होता है जिसको टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर आप अमाइंस के, अमोनिया के बारे में पढ़ोगे ना, NH3 के बारे में क्वांटम केमिस्ट्री में सिखाया जाता है टनलिंग इफेक्ट। अब मैंने ये वर्ड टनलिंग इफेक्ट में यहाँ यूज कर रहा हूँ इसलिए जस्ट टू कोरिलेट, क्वांटम केमिस्ट्री के साथ कोरिलेट करने के लिए। अब यहाँ क्या होता है, ये R3 जो अब तक ये साइड में आ रहा था, वो ये बाहर की तरफ यहाँ चला जाएगा, पोजीशन चेंज कर लेगा। जो R1 यहाँ था वो R1 यहाँ चला जाएगा, और जो R3 अब तक यहाँ पीछे जा रहा था वो R3 यहाँ पीछे चला जाएगा, R1, R2, R3 जो भी है। और लोन पेयर जो अब तक यहाँ था, ऐसे लग रहा है जैसे अम्ब्रेला उल्टा हो गया। अब तक हम अम्ब्रेला ऐसे खोल रहे थे, अब अम्ब्रेला उल्टा हो गया। इसको इन्वर्जन कहते हैं, इसको टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। अब प्राइमरी अमाइंस में, टर्शियरी अमाइंस में क्या होता है ना, अब ये अगर मान लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव है,
पर ये तो कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है ना, वो कंटिन्यूसली इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर रहा है, तो क्या मैं उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ढूंढ पाऊंगा? नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि ये अपने अंदर ही दो फॉर्म दिखा रहा है, ये स्टेबल नहीं है, एक ये भी फॉर्म है एक ये भी फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती है, देयर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इंटरनल कॉम्पनसेशन की वजह से, अभी ये साइंटिफिक वर्ड है इंटरनल कॉम्पनसेशन, यहाँ पे सिंस कंटिन्यूस इन्वर्जन चल रहा होता है, मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में खड़ा होता है, ये कह पाना कि टर्शियरी अमाइन का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है कि ये है, इज डिफिकल्ट। तो इसीलिए टर्शियरी अमाइंस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया जाए R4 को, R1 R2 R3 R4, अब यहाँ पर टनलिंग इफेक्ट या इन्वर्जन नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अब यहाँ पे? क्योंकि ये बल्की ग्रुप होगा बॉस, ये लोन पेयर होना अलग बात है, लोन पेयर में टनलिंग इफेक्ट हो जाता है, अब ये बल्की ग्रुप है, अब यहाँ टनलिंग इफेक्ट नहीं आएगा, नो इन्वर्जन। अब अगर इन्वर्जन नहीं होगा तो देखो नाइट्रोजन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ये तो कार्बन वाला सीन हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आई होप मैं क्लियर हूँ। अब ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलती से कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जेई नीट में तो गलती से आ जाएंगे तो ठीक है, बट बीएससी एमएससी के बच्चे या जो पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है, आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा टर्शियरी अमाइंस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं, याद रखना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। रीजन बताओ, तो बड़ा सिंपल सा रीजन बता देना, टर्शियरी अमाइंस में लोन पेयर होने की वजह से वहां पे टनलिंग इफेक्ट जो क्वांटम में कहते हैं, और नाइट्रोजन इन्वर्जन जिसको हम ऑर्गेनिक में कहते हैं, वो होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होगा वो एक उसके जैसे रेजोनेंस हम कह देते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डबल बॉन्ड का स्वाइपिंग, वैसे ही यहाँ पे टनलिंग इफेक्ट होता रहता है। तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, व्हाट इज इंटरनल कंपनसेशन, अगर ये डेक्सो रोटेटरी होगा तो ये लिवो रोटेटरी फॉर्म होगा। अब दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट है तो लाइट को कंफ्यूज करेंगे ना, ये वाला मॉलिक्यूल का फॉर्म कहेगा डेक्सो रोटेटरी, ये वाला कहेगा नहीं लिवो रोटेटरी, तो लाइट बेंड ही नहीं होगी, अलग अलग होने चाहिए थे, दे शुड बी डिफरेंट, तभी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। पर यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे वो इंटर कन्वर्जन नहीं होगा तो ये एक अलग मॉलिक्यूल है, इसका मिरर इमेज एक अलग मॉलिक्यूल होगा और वो फिक्स रहेंगे, इंटर कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखेगी। सो यहाँ पर मैं थ्योरी खत्म कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सवाल आ रहा होगा, सर आप क्वेश्चन या एमसीक्यू या न्यूमेरिकल क्यों नहीं डिस्कस करते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थ्योरी ही हमें बहुत पहले डिटेल में पढ़ लेनी चाहिए। क्वेश्चंस की सीरीज में बाद में लेके आऊंगा, जहाँ पे आप आइसोमेरिज्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, जेई लेवल से लेके बीएससी आईआईटी सीएसआईआर नेट लेवल तक जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब कुछ वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझ में आई। थोड़ा एडवांस लेवल का वीडियो था, थोड़ा अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट था इसके अंदर, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अगर YouTube पे देख रहे हो, क्योंकि मैं YouTube पे भी शेयर कर रहा हूँ, तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और हो सके तो शेयर कर देना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।